अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 17 और इसमें टॉपिक है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था मोल। तो मोल क्या था? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हो। पार्टिकल मैंने कहा था चार चीज़ें हैं, एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और आइंस। तो अब हमने नंबर निकालने हैं कि एवोगैड्रो नंबर कैसे निकालते हैं, वो जो 6.02 10⁻23। द नंबर ऑफ एटम्स, molecule, formula unit or ions present in 1 mole of an element, molecular compound, ionic species is called Avogadro number। तो फिर वही बात आ गई कि हमने कहा था कि अगर एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल हो तो वो मोल के बराबर है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ एक मोल किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो के बराबर होगा। ठीक होगी बात? रिपीट कर रहा हूँ कि हमने कहा था कि एक मोल बराबर है एवोगैड्रो के। तो एक एवोगैड्रो बराबर होगा मोल के अंदर। तो मैंने ये कहा था कि 1 मोल का मतलब ये है कि उसके अंदर 6.02 10⁻23 पार्टिकल होंगे। जैसे एक दर्जन का मतलब 12 चीज़ें। तो अगर एक इतने पार्टिकल हैं तो वो किसके बराबर है? एक मोल। और अगर एक मोल है, अगर इतने पार्टिकल हैं तो किसके बराबर आ रहा है? एक मोल। और अगर एक मोल है तो कितने पार्टिकल के बराबर होगा? ठीक है। तो फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था अगर एटम है तो एटम के लिए हम सबस्टांस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। एटम है तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फार्मूला मास है तो आयनिक कंपाउंड और आयंस है तो आयनिक स्पीशीज। तो यही कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट। अगर एटम है तो एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फार्मूला यूनिट है तो आयनिक कंपाउंड और आइंस है तो आयनिक स्पीशीज इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को एब्रीविएट करते हैं Na के साथ, A फॉर एवोगैड्रो और N फॉर नंबर्स। इसके यूनिट होते हैं पर मोल, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर बराबर होते हैं एक मोल के। एक मोल के बराबर है, इसके यूनिट क्या होंगे? पर मोल। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, पर मोल। वैल्यू क्या होगी? 6.02 10⁻23। अब इसका फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस। तो पार्टिकल से मुराद एटम, मॉलिक्यूल, आइंस वगैरह। तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। अगर आप थोड़ी देर के लिए देखो, अगर आप Na को इग्नोर कर दो तो ये वही फार्मूला बन जाते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो कि ये किसके बराबर था? मोल के। इट मीन्स अगर आप मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो मोल्स था वो किसके बराबर था? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है। तो वही फार्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? Na के साथ, तो वही किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि हमने सिर्फ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएंगे। नेक्स्ट, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 8। तो वो कहते हैं हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। कि 10 ग्राम आइस में कितने वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है। अब आपने गौर से देखना है एग्जाम्पल को कि 10 ग्राम आइस है तो पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसमें हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन सेपरेटली, ऑक्सीजन एटम अलग से, टोटल नंबर ऑफ एटम और कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सैंपल। तो ज़रा इसे ज़रा समझने हैं तो सिर्फ एक चीज़ गिवन है। इधर देखो, वो कहते हैं जी आपके पास 10 ग्राम आइस है। आइस मीन्स वाटर है। 10 ग्राम आइस है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने इसमें फाइंड आउट करनी है कि अगर आपके पास 10 ग्राम आइस हो तो आपने ये बताना है कि इस 10 ग्राम में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि आइस के अंदर H2O मॉलिक्यूल होंगे। एक चीज़ ये फाइंड आउट करनी है आपने, कितने मॉलिक्यूल होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने इसमें बतानी है कि इस के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं उन वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे।
ये मालूम करना है। हाइड्रोजन एटम के बाद उसमें ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, पहले मॉलिक्यूल, फिर उन जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसमें हाइड्रोजन के एटम, फिर उसमें ऑक्सीजन के एटम मालूम करने हैं। फिर उसके बाद ये मालूम करने के बाद टोटल नंबर ऑफ एटम, यानी कि टोटल हाइड्रोजन कितने निकले हैं, टोटल ऑक्सीजन कितने निकले हैं, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एटम, ये मालूम करना है। और फिर कोवलेंट बॉन्ड, कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे, इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे, क्योंकि हमें पता है वाटर का स्ट्रक्चर होता है यूं, तो एक मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 और 2, तो ये भी आपने बताना है। तो सिर्फ गिवन क्या है 10 ग्राम, और इससे फाइंड आउट कितना करना है, 1 पहले मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, टोटल मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और कोवलेंट। तो ये 5 चीज़ें आपने इसमें से इससे फाइंड आउट करनी है सिर्फ 10 ग्राम से। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, सिर्फ बच्चे इन्हें देख के घबरा जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। जब भी आपको कभी कहा जाए ना फलां के एटम मालूम करो, फलां के चार्जेस मालूम करो वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले आपका काम हमेशा ये होना चाहिए, आपने क्या मालूम करने हैं, मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं, जब तक आपको मॉलिक्यूल मालूम नहीं होंगे आप कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला फोकस मॉलिक्यूल मालूम करने हैं, ठीक होगी बात। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल, आप कैसे मालूम करोगे, आइस का मास 10, वाटर का मोलर मास कितना होगा 16, इसका 2 हाइड्रोजन 18। तो फार्मूला पीछे देखा था, नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल से मुराद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, मास आ गया 10, मोलर मास आ गया 18, एवोगैड्रो 6.02। तो जब इसे आपने कैलकुलेट किया तो हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने आ गए, 3.31 10⁻23। तो यानी कि अब हमने यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल निकले हमारे पास, क्लियर होगी बात आपको, कैसे, मास आ गया 10, मोलर मास आ गया 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, इसे इस पे डिवाइड करके इसे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो 0.55 मल्टीप्लाई 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाई किया तो ये मॉलिक्यूल आ गया आपके पास। तो यानी कि अब हमारे पास मॉलिक्यूल निकल आए 3.31 10⁻23। आगे वाला काम बड़ा आसान है, बहुत आसान है काम। कैसे, अब हमने निकालने हाइड्रोजन के एटम। क्या निकालने, हाइड्रोजन के एटम। तो जरा आप देखो इसमें बेसिक चीज देखो, अगर आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है ये, तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम, तो आप कहोगे 2। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम, आप कहोगे 1। अगर मेरे पास हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल होते, वाटर के 10 मॉलिक्यूल होते, तो उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने होते, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हैं तो 10 में कितने होंगे, 20। 100 में कितने होंगे, 200, ठीक है ना। तो अगर 10 में निकालना है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 में निकालना है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि आपको एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है पता होना चाहिए, जितने मॉलिक्यूल हो बाकी आपके पास उससे आप मल्टीप्लाई करते जाओ। तो अब हमें पता है कि वाटर के, समझ आ गई बात, कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ठीक है। अब हमारे पास मॉलिक्यूल कितने आए, 3.31 10⁻23। तो जैसे 10 मॉलिक्यूल के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 के लिए 100 से, 1000 के लिए 1000 से, तो अब हमारे लिए हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, 3.31 10⁻23। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3.31 10⁻23 के साथ, तो वो क्या निकल आएंगे, हाइड्रोजन एटम। तो ज़रा देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन एटम 2, तो मॉलिक्यूल कितने हैं, 3.31 10⁻23। तो उससे आपने 2 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हाइड्रोजन के एटम आ गए। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एक हैं, 10 मॉलिक्यूल हो तो 10 से, 100 हो तो 100, 1000 हो तो 1000। अब हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, 3.31 10⁻23। तो उसे 3.31 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन एटम 1,
तो इतने मालिक्यूल 3.31 10⁻23 मालिक्यूल में कितने होगा, 1 को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वही आंसर आ गया आपके पास। क्लियर होगी बात। अब आपके पास है टोटल नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के लिए एटम के लिए हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3.31 10⁻23 के साथ। ऑक्सीजन क्या है 3.31 10⁻23 के साथ। तो जितने टोटल एटम के लिए जितने हाइड्रोजन के एटम निकले प्लस जितने ऑक्सीजन के एटम निकले, दोनों को आप क्या कर दोगे, आप जमा कर दोगे तो वो क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने आ गए, हाइड्रोजन के जितने थे प्लस ऑक्सीजन के जितने थे, दोनों को जमा कर दोगे तो वो टोटल एटम आ जाएंगे। लास्ट चीज़ रह गई हमारे पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे निकालेंगे, तो वही बात सेम कि अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो जैसे तो वाटर का स्ट्रक्चर 1 2, एक मॉलिक्यूल में 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो अगर मैं कहूँ एक इसका मॉलिक्यूल है उसमें कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास 2, तो अगर ये 10 होते तो मल्टीप्लाई बाय 10, 100 होते 100, 1000 होते 1000। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 3.31, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.31 10⁻23, तो इसके मॉलिक्यूल की तादाद आ जाएगी। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कोवलेंट बॉन्ड 2, 3.31 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो वो कोवलेंट बॉन्ड आ गए। तो कहने का मकसद ये था बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को निकालना होता है, फिर उस हिसाब से एक में इतने इतने में इतने हो गए, आपने मल्टीप्लाई करते जाने। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई है 8, तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस तरह देखते हैं ये कैसे होगी एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 इस तरीके से है, वो कहते हैं 10 ग्राम H3PO4 हैज़ बीन डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट कम्प्लीटली इनटू आइंस। तो वो कहते हैं जी आपके पास है H3PO4, ठीक है, H3 इसे कहते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड। उसे आपके पास है जी कितना 10 ग्राम, उसे आपने पानी में क्या किया, डिज़ोल्व किया, पानी में डिज़ोल्व कर दिया, ये 10 ग्राम है। तो वो डिसोसिएट हो गया, मतलब टूट गया इनटू आइंस। जब ये आइंस में टूटेगा तो आपने याद रखनी है इक्वेशन, 3H पॉजिटिव बनता है और साथ में PO4 3 नेगेटिव बनेगा, PO4 3 नेगेटिव। तो ये आइंस में टूट गया, जिसे कहते हैं डिसोसिएशन। कैलकुलेट क्या करना है, ए पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ H3, कि इस 10 ग्राम में इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, कौन से मॉलिक्यूल, H3PO4। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस निकालने हैं। अब आपने याद रखना है यहाँ पे फ़र्क, ये आइंस हैं, रिपीट कर रहा हूँ, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आइंस क्या होते हैं, सिंबल और सिंबल के ऊपर जो भी चार्ज है ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, आइंस। ये क्या कहलाएगा, आइंस। ये सिंबल और उसके ऊपर चार्ज, ये सारा क्या कहलाएगा, आइंस, ठीक है। अब कितने आइंस हैं, तो ये जो 3 लिखा हुआ है ना शुरू में, ये बता रहा है इसमें 3 पॉजिटिव आइंस हैं, इसके शुरू में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 नेगेटिव आइन है। इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन वाटर, फिर मासेस ऑफ इंडिविजुअल आइंस, पॉजिटिव आइन का मास अलग, नेगेटिव आइन का मास अलग, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स इन द। अब चार्ज, ये जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये सिंबल और उसके ऊपर चार्ज, ये सारा आइंस है, सिंबल उसके ऊपर सारा चार्ज, ये आइंस है। सिर्फ ये जो साइन है, ये साइन सिर्फ ये वाला, ये साइन और सिर्फ ये वाला साइन, ये क्या होंगे, चार्ज होंगे। जो उसके ऊपर साइन है वो चार्ज होगा, सिंबल और साइन आइन, सिर्फ चार्ज क्या होगा, उसके ऊपर साइन क्या होगा, चार्ज कहलाएगा। तो सबसे पहले वही बात, मॉलिक्यूल, फिर हमने क्या निकालने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, पहली। दूसरी चीज़
तीसरी चीज़ क्या निकालनी है हमने, मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयंस, मतलब मासेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। और लास्ट चीज़ क्या निकालनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो 1 2 3 और ये 4। तो पहले मॉलिक्यूल, वही फार्मूला, मास है हमारे पास 10, मॉलिक्यूलर मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास है, 3 हाइड्रोजन है 3, फास्फोरस के एक एटम का मास 31 और 4 ऑक्सीजन 64, तो 98। तो 10 को 98 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो के साथ, तो 6.14 उसके मॉलिक्यूल की तादाद आ गई। सिंपल हो गई एक चीज़, ये मॉलिक्यूल निकल आए। कितने निकल आए, 6.14 अब आप निकाल लें आयंस। तो सिंपल बात है बड़ी कि एक मॉलिक्यूल को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, जैसे वहाँ लास्ट में था एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक मॉलिक्यूल को डिज़ोल्व किया तो आयंस कितने आए, ज़रा देखो, ये पूरा आयन है, शुरू में क्या लिखा हुआ है 3, एक मॉलिक्यूल 3 पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो मॉलिक्यूल कितने हैं, एक मॉलिक्यूल 3 दे रहा है, 10 होते तो 30, 100 होते तो 300, 1000 होते तो 3000। अब हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने हैं, तो 3 को एक मॉलिक्यूल इतने दे रहा है, तो इतने मॉलिक्यूल कितने देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल 3 आयन दे रहा है, और अगर इतने मॉलिक्यूल हों तो 3 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, अब नेगेटिव आयन, तो ये आंसर आ गया। अब नेगेटिव आयन कैसे निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल, ये सारा एक आयन है, शुरू में क्या है 1, तो एक मॉलिक्यूल एक नेगेटिव आयन, इतने मॉलिक्यूल इतने नेगेटिव आयन आपके पास दे रहे हैं, तो वो आपके पास आयन निकले। तीसरी चीज़ क्या था, मासेस। मासेस कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल, मास एक पॉजिटिव आयन को है H पॉजिटिव, उसका मास, उनका आयनिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, सिंपल वही नंबर ऑफ पार्टिकल वाला। अब पॉजिटिव आयन्स हमारे पास कितने निकले हैं, ये निकले हुए हैं जो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके निकाले। मास मालूम करना है, और एक H पॉजिटिव का मास 1.008, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो इसे इधर ले गए, मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड किया, तो ये पॉजिटिव आयन्स का मास आ गया। नेगेटिव आयन के लिए PO4 है नेगेटिव आयन, उनका मास, आयनिक मास एवोगैड्रो, तो कितने आयन निकले थे नेगेटिव, इतने, मास मालूम करना है, और PO4 का एटॉमिक आपके पास आयनिक मास कितना होगा, फास्फोरस 31 और ये 64, 95 को इधर मल्टीप्लाई किया, उस पर डिवाइड किया, तो ये मास आ गया। लास्ट चीज़ क्या रहेगी, आयंस, ठीक है, आयंस मैंने क्या, चार्जेस क्या कहा, जो इसके ऊपर चार्ज होंगे, साइन होंगे। अब जरा देखो एक मॉलिक्यूल कितने पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, कितने पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा 1, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखो तो ये 3H पॉजिटिव है, तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ H पॉजिटिव, तो कितने साइन हो गए, 1 2 3, मैंने कहा था साइन सिर्फ क्या है, चार्जेस हैं, तो 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 नेगेटिव, तो 3 ही नेगेटिव चार्ज है। याद रखो एक मॉलिक्यूल में हमेशा ये याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा बराबर होंगे किसके, नेगेटिव चार्ज के। आयन्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो याद रखना, आयन्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन चार्जेस हमेशा सेम होंगे। तो 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके से खोल के लिखेंगे तो 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज बन गए। तो एक मॉलिक्यूल 3 पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने, तो 3 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। थैंक यू।